नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे और इस 11वीं की शुरू कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो आपके कल्पना से भी परे नहीं होंगी। आपने अब तक उन चीज़ों के लिए कल्पना नहीं किया होगा, वो भी जानने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपका सिलेबस तो हो ही जाएगा। बहुत कुछ नया मिलने वाला है, क्योंकि अब आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं और उस हाई स्कूल के बाद ये जो इंटर का क्लासेस होता है, 11वीं का फर्स्ट ईयर होता है, ये बहुत ही रोचक होता है। एंजॉय साथ पढ़ते हुए आगे बढ़िए और फिर देखिए कि आपको कैसे दिशा मिलती है, कैसे दशा बदलती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप क्लारा क्लास के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और मैं आपका शिक्षक साथी विजय गर्ग। आपने पिछली कक्षाओं में देखा था, जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था लंबाई के मापने के कौन कौन से तरीके होते हैं। और जो लंबाई मापने के तरीके हैं उसमें हमने देखा था कि जो बड़ी लंबाई होती है उनको कैसे मापा जाता है। उसके बाद हम अब आज छोटी लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में सिर्फ रखा हुआ है ताकि आप उनके बारे में थोड़ा सा जान जाओ। ये ना कभी परीक्षाओं में पूछा गया है और ना कभी आने की संभावना है। लेकिन परीक्षा में नहीं आएगा तो क्या हम जानेंगे नहीं क्या? अरे भाई, जिज्ञासा को शांत करना हमारा अधिकार है, इसलिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखते हैं उसी क्लास को आगे करते हुए कि छोटी लंबाई यानी जो बहुत पतलियां हैं, हमने दूरी जहाँ जो नहीं दिखाई थी वहाँ का नाप लिया था पिछली बार। कैसे कई विधियाँ बताई थी हमने, लंबन विधि बताई थी और परावर्तन विधि बताई थी, लेजर की भी, ध्वनि की भी, उस प्रकार ध्वनि मापना सिखाया था, उसके बारे में हमने गणना भी की थी। अब आगे हम देखते हैं कि अगर छोटी चीज़ है कोई, छोटी चीज़ का मतलब कि जैसे हमने बताया था कि तेल की बूंद में पढ़ के आइएगा, सिखाया था मैंने, आप उम्मीद है पढ़ के आए भी होंगे। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी आज सीख लेते हैं, फिर यहाँ के पढ़ लीजिएगा। तो आज हम उसमें देखते हैं कि अगर कोई किसी अणु बहुत छोटी चीज़ होती है, अणु से भी छोटा परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन अभी अणु की बात करते हैं। और अगर उसको भी हमको उसका व्यास मापना हो, जो हमको वास्तव रूप से दिखाई भी नहीं दे रहा और उसका व्यास मापना है, तो उसको कैसे मापेंगे? तो उसका एक बहुत बढ़िया मेथड निकाला है। जैसे आपको हम बताते हैं कि एक होता है ओलिक अम्ल। क्या होता है? ओलिक अम्ल। और ओलिक अम्ल का जो व्यास है, उसके जो रेंज है वो काफ़ी हद तक नापने योग्य होती है। और उसको हम नापने की एक विधि आपके सिलेबस में है, वो आपको मैं साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो लंबाई मापने की अति छोटी दूरी है, अणु का आकार जिसका 10 से घाते -8 से 10 घाते -10 m तक है। कहाँ से? 10 घाते -8 से 10 घाते -10 mm। अगर यहाँ तक है, mm नहीं मतलब मीटर, ये मीटर में अधिकांश रखा जाता है, तो यहाँ तक का व्यास हम आणविक व्यास के रूप से निकालते हैं। अब चूंकि आप फर्स्ट ईयर में भी आए हुए हो, आपको मोलरता और अड़ता ज़्यादा पता नहीं होगा, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय इसमें नहीं खींचेंगे, सिर्फ जानकारी लेनी है संक्षिप्त रूप से, फिर हम आगे नई क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ओलिक अम्ल है और उसका हमको व्यास मापना है। एक द्रव है, इसका और थोड़ा सा अधिक होता है जिसे हम तुलना करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक किसी टब में हमने द्रव भर दिया। क्या भर दिया? द्रव। क्या भर दिया? द्रव ही भर दीजिए, मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा, सीधा सीधा बात खत्म। लिक्विड सबसे आसान हमारे पास पानी उपलब्ध है फिलहाल की उपस्थिति में। अब इसमें हमने ओलिक अम्ल लिया, ओलिक एसिड। अब इसकी सांद्रता मतलब समझ लीजिए गाढ़ापन, वही मोटा मोटा समझिए। अब केमिस्ट्री में इसको विधिवत समझेंगे, लेकिन अब फिजिक्स के साथ में है, चूंकि टॉपिक आया है तो थोड़ा सा जिक्र करना है। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। और गाढ़ापन इस प्रकार से कि हमने कुछ मात्रा ली एल्कोहल की, कुछ मात्रा कहे सीधा सीधा बताएं कि हमने इस प्रकार से बनाया कि मान लीजिए 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर बोलते हैं या सीसी बोल देते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। इतने में ये मतलब इतने क्यूबिक सेंटीमीटर में कोई मतलब गिलास है छोटा सा, इसमें 20 सेंटीमीटर का पानी आया है। पानी ना आकर यहाँ क्या आया है? एल्कोहल। क्या आया है? एल्कोहल। और इसमें हमने कितना घोला? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या घोला हमने? ओलिक एसिड। समझ आई बात? हमको निकालना क्या है? इस ओलिक एसिड के अणुओं का व्यास निकालना है। व्यास मतलब समझते हो ना, इसे वृत्त में ऐसे बनाते हैं ना, ये तो बीच की दूरी होती है, व्यास होता है। तो वो क्या कहते हैं?
हमने इस अल्कोहल में इस 1 सेंटीमीटर को उसको घोला। जब उसमें घोलेंगे तो उसकी जो सांद्रता बनती है कितनी बनेगी? वो बनेगी 1/20। ये आपको समझना है कि सांद्रता मतलब उसका मात्रक मान कितना आएगा, वो 1/20 के रूप में आएगा। इसका नाम क्या रखेंगे? वही सीसी क्यूब। सीसी क्यूब किस किस का है? ये अल्कोहल का और ओलिक एसिड का, अर्थात नीचे ऊपर क्या है? अल्कोहल, ओलिक एसिड। अब इसी को हमने फिर से 20 में घोल दिया। समझा क्या? पहले हमने शक्कर बनाना शुरू किया, तो समझना थोड़ा सा। हमने क्या किया? शरबत बनाना शुरू किया। क्या किया? पहले हमने शक्कर डाला ढेर सारी और थोड़ा सा पानी लिया, उसको गोड़ा गोड़ा बना लिया। जब गाढ़ा गाढ़ा बन गया इसके बाद उसमें और पानी मिला दिया। तो अब जो और पानी मिलाया वो कितना मिलाया, उसको मैंने फिर 20 में मिला दिया। तो वो जो इसका जो एक हिस्सा बचा इसको हमने फिर से मिला दिया। कितने में? 20 में। 20 सीसी क्यूब में, सीसी क्यूब बाद नहीं लिखा जाता में। फिर सांद्रता कितनी बची? सांद्रता तो 1/20 गुणे 1/20, यही तो हो गई। 2 बार हो गए वह सीसी। ये हमारी निकल आई सांद्रता किसकी? उस ओलिक एसिड की। ठीक है, ये जो सांद्रता निकली। अब हमने क्या किया? ये सांद्रता सब छोड़िए, इतना समझ में आ गया। ये आपको जो समझ में आया इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोटा मोटा समझाने के लिए मैंने बताया। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप घर से थोड़ा सा भी पढ़ के आओगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो पढ़ के आया करिए तो और मज़ा आएगा। ये हमने इतनी सांद्रता ले ली। अब इस सांद्रता में मान लीजिए हमने n घोल हैं हमारे पास। कितने अणु हैं? ये एक अणु क्या हिसाब किताब निकाल लिया हमने। इस सांद्रता का मतलब क्या है कि हमने एक अणु का हिसाब किताब निकाल लिया। हिसाब किताब का मतलब कि एक अणु का कितना हिसाब है, कितना उसमें सांद्रता है। ठीक है, अब इसी में हमने मान लीजिए इस अम्ल का, ये खत्म है, इसको मिटा दे रहा हूँ आगे समझने के लिए। सांद्रता हमने निकाल ली, ये याद रखना बस। हमने सांद्रता कितनी निकाली, यानी C बराबर 1/20 गुणे 20 सीसी, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम मान लीजिए हमारे पास जो अणु है उस अणु का कुल आयतन कितना है ओलिक एसिड का। आयतन मान लीजिए V है और उसके अणु कितने हैं तथा कुल कितने अणु लगे हैं? अणु N है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर N अणु है और इसकी 1 बूंद का आयतन है, ओलिक एसिड की 1 बूंद का, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा? कुल आयतन N गुणे V गुणे ये कितना आयतन गुणे, यानी कि मोलरता गुणे सांद्रता सब आयतन के बराबर होता है। तो मोलरता निकला इतनी है, ये हो गया गुणे सांद्रता यानी 1/20 गुणे 20। ये ऐसे कह सकते हैं NV 20 भी सही, हम 400। ये निकल आया क्या? ओलिक एसिड का आयतन, यानी वही सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई तो बस मज़ा ही मज़ा है। अब हमको क्या करना है? हमने बनाया था ये घोल। इस घोल में हमने भरा था पानी। अब पानी के ऊपर हमने क्या किया? उठा के डाल दिया ओलिक एसिड की पतली पतली ऐसे बूंद टपका दिया। अब हमने जब बूंद टपका दिया उस ओलिक एसिड की पानी में, तो उसके ऊपर क्या होगा? एसिड के रूप में वो तैरता रहेगा। क्या करेगा? तैरता रहेगा। और जब तैरेगा तो उसके बाद कुछ देर बाद अल्कोहल उसका उड़ जाएगा। फिर हम ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ की सहायता से क्या करेंगे? इसकी मोटाई नाप लेंगे। मान लीजिए T है, वो हिसाब किताब बना लिया। क्या नाप लिया इसका हमने? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कि उस पानी में कितना बड़ा घेरा टिप्पा पड़ा हुआ है, उस टिप्पे को हमने ग्राफ ऊपर से रखा, इसे ट्रेसिंग पेपर खिंचाया, उसका नापा, इतना क्षेत्रफल है। तो मान लीजिए वो क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? माना फिल्म, उसे क्या बोलते हैं? फिल्म बोलते हैं। फिल्म का क्षेत्रफल A है तथा मोटाई कितनी है? मोटाई ही हमको निकालना है, T है।
तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या होता है? आयतन होता है। तो आयतन कितना हो जाएगा? A इंटू टी। अब ये भी आयतन और ये भी आयतन, जब दोनों आयतन है तो तुलना करा दीजिए सीधा सीधा, बस वही हिसाब है। तुलना के माध्यम से ही हमेशा मापन होता है। हमने शुरू में बताया था कि मापन का मतलब है तुलना कराना। तो हमें सब क्या निकालना? टी। तो बस तुलना कराने पर तो क्या निकल आया? AT इज इक्वल टू NV/400। टी बराबर क्या होगा? तो टी मोटाई हमको चाहिए ना, तो NV/A इंटू 400। बस हो गया काम। ये निकला है सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? उस फिल्म की मोटाई। तो ये हो गया पतली चीज़ों के लिए। अब बहुत समय इसमें क्या लगाना है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, ये सिर्फ आपके संक्षिप्त के लिए है। लंबाई के लिए थोड़ा आपके चैप्टर में ज़्यादा दे रखा था, इसलिए मैं बता दिया गया है। बाकी अब इसके बाद जो गणना है बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हमको क्या करना है कि इस दूरी के मापन के लिए, जैसे हमने देखा कि छोटी भी मात्रक होते हैं और बड़े भी मात्रक होते हैं। छोटे मात्रक में हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे, जैसे माइक्रोन, मिली, नैनो, पीको, एंगस्ट्रॉम जो अधिकांश इस्तेमाल होता है, फर्मी, वो सब की एक लिस्ट होती है। एक फर्मी बराबर 10⁻, तो वो सब आपकी लिस्ट आपकी किताबों में अवेलेबल होगी, या जब मैं नोट्स उसकी प्रोवाइड कराऊंगा उस नोट्स में सब आपको मिलेगा। बस आपको समझना ये है कि हमारे दिमाग में यूज की चीज़ें क्या हैं। तो जो हमारे दिमाग में यूज की चीज़ें हैं वो हैं फर्मी। फर्मी समझते हो? एक फर्मी एक मापन है छोटी इकाई का 10⁻⁻15 मीटर। आप नाभिक के आकार का हिसाब किताब समझ लेना। अब लंबाई नापने में नाभिक से लेकर के पूरे विश्व तक की लंबाई नाप सकते हो। अब वो थोड़ा सा बड़ी चीज़ है। इसका एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। मैं आपको संक्षिप्त में एक झलक दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से कौन कौन चीज़ें किस किस रेंज में होती हैं। आप उसको समझ में आए तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं क्लियर कैमरे में आ रहा है तो आपकी किताब में अवेलेबल होगा कि क्या चीज़ किस रेंज की होती है। नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता होगा, वो कोई बात नहीं, जब नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप देख लीजिएगा। ये अपनी पुस्तक आपके पास होगी, आप देख लीजिए। मैं उसमें समय नहीं नष्ट करूँगा, क्योंकि उसमें हमारा मेन काम होता है कि फिजिक्स की जो गंभीर समस्याएं हैं जो आपको समझ में नहीं आती वो बता दें, तब मज़ा है पढ़ने का। बाकी तो रट्टा छाप तो जो है, रट्टे वाले कुछ ऐसी चीज़ें है नहीं है, कभी पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ये क्लियर हो चुका होगा। कोई शंका हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें, क्लियर हो जाएगा वो भी मैथमेटिक्स। तो अब हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इनके माप कितनी होती है। ये सिर्फ सूत्र हैं, सवाल लगाने पे काम पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंगस्ट्रॉम होता है, इसका A के पावर ऐसे लिखते हैं ऊपर बिंदी। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मी बराबर, ये फर्मी का है, 10⁻⁻15 मीटर। ये होगा छोटी दूरियों के लिए। बड़ी दूरियों के लिए होता है पारसेक। उठा कर रख दिया पारसेक। अब पारसेक क्या है वो निकाल लीजिए। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर ले वो कहलाता है प्रकाश वर्ष। उसका जो मात्रक कितना होता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखो कहने में लग रहा है कि यार वर्ष लिखा है तो समय उमय का कुछ मात्रक होगा, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये हमारा दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा, लंबाई का मात्रक है। और इसका जो मान होता है वो 1.308 छोड़ दीजिए 10⁻16 मीटर। ये प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? ये F का मतलब फर्मी। फर्मी मोटा मोटा छोटी चीज। ये एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर खगोलीय मात्रक होता है। खगोलीय मात्रक होता है तो खगोलीय की मात्रक ये समझ सकते हैं, एक खगोल मतलब बहु बड़ी दूर चीज़ों की चीज़ें, खगोलीय मात्रक। इसका जो मान है वो होता है कि 1.496 यानी 1.45 सीधा सीधा बोल सकते हो, और 10⁻11 मीटर लगभग। ये मोटा मोटा दिमाग में रखिए, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल लगाने में ये तो मान दे के आता है, या फिर नहीं आता तो कुछ चीज़ें दिमाग में रखी जाती हैं। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष हो गया। तो प्रकाश वर्ष का मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे लगता है, हाँ ये 9 ये हाँ गलत है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है।
ये प्रकाश वर्ष का मात्रक ये नहीं है, मतलब मान इतने नहीं है। उसका मान होता है 9.46 10 पावर माइनस नहीं सॉरी 15, 9.46 चार्ज है यहाँ 15। वो जो मात्रक था वो प्रकाश वर्ष का नहीं था, वो उसे पारसेक बोलते हैं। एक पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, याद रखेंगे। 3 दशमलव ये होता है 4 6 ऐसे कुछ होता है 10 पावर 16, देख लीजिए एग्जैक्ट याद नहीं रहता। तो ये पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक वर्तमान में माना गया है। देखिए भैया देख सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा घात किस में है, 15 वाली ये हो गई, प्लस की 15 माइनस 15 छोटी वाली हो गई, सबसे छोटी में सबसे बड़े में ये 10 घात 16 है ना। जितनी बड़ी घात होती है, भी घात के बारे में बात करेंगे मान सार्थक अंकों का, तो वो उतनी बड़ी मात्रा होती है। ये हुआ पारसेक का कॉन्सेप्ट। ये दूरी के बड़े बड़े, ये छोटे मात्रक है 2, ये बड़े मात्रक है। बाकी तो माइक्रो होता है, माइक्रोमीटर बात की जाए, माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर मतलब समझ जाओ, माइक्रोमीटर 10 घात -6 मीटर। पीको का है 10 घात -12 मीटर, नैनो का है 10 घात -9 मीटर। वो साहब आपके लिस्टेड में है, वो आप देख लेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट या बाद में किसी भी तरीके से दे सकता हूँ, कई तरीके हैं, अभी तो शुरुआत है, हमारे साथ जुड़े हैं आप, या आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं अपने याद करने के लिए। अगर किसी के पास कुछ अवेलेबल नहीं है ये आप याद कर सकते हो। इसके बारे में बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान की। आपने इसके पहले लंबाई मापा, लंबाई मापने के बहुत सारे तरीके खोजे, अब लंबाई की बात आती है द्रव्यमान। हम द्रव्यमान की थोड़ी सी कहानी बता दें। द्रव्यमान मापने के कभी भी स्थायी मात्रक नहीं रहे हैं, यह हमेशा तुलनात्मक रूप से मापा गया है। लेकिन एक मानक है जो भारत में भी अवेलेबल है, दिल्ली में प्रयोगशाला में, और वो मानक ही है, वो पूरे विश्व में चल रहा है। समान रूप से हम द्रव्यमान मापने का वही उपयोग करते हैं। उसका जो मात्रक है किलोग्राम होता है, और वो जो मानक है जो रखा है वो 1 किलोग्राम, जो आप नॉर्मल परचून की दुकान में आप देखते हो एक बाट होता है लोहे का, वही 1 किलोग्राम है। उसी से ये तुलना कैसे की जाती है, वो जो प्रयोगशाला में रखा हुआ है उससे तुलना करते हुए उसी नाप के कई सारे बना दिए गए हैं, देखो प्रचलित है। ये हुआ सामान्य मापन। द्रव्यमान के मापने के लिए किलोग्राम से बड़ा फिर क्विंटल, मीरिया टन, मीट्रिक टन, इसके बाद फाइनल जो मिट्टी टन होता है वही सबसे बड़ा माना जाता है। इतने टन, उसको हम सामान्य रूप से टन बोलते हैं। लेकिन जो छोटे मात्रक हैं द्रव्यमान के, वो कैसे निकालते हैं? तो छोटा मात्रक द्रव्यमान का है तो आप उसके लिए प्रयोग करते हो, छोटा सा एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान समझ में आ गया ना। द्रव्यमान एक ऐसी इकाई है जिसका न तो ताप पर न दाब पर किसी चीज़ में प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, और स्वतंत्र होने के साथ साथ उसका एक विशेष मानक होता है, उसी मानक के अनुसार से चीज़ नापी जाती है। फिर उसमें अभी आप फिजिक्स में जब आगे पढ़ोगे तो उसमें आप गुरुत्वीय के साथ तुलना करा करके आप गुरुत्वीय द्रव्यमान की गणना कर लोगे, उस जड़त्वीय द्रव्यमान की भी गणना आगे के टॉपिक में मिलेगा आपको। इसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी EYM की गणना की जाती है, वहाँ के माध्यम से भी आप छोटे चीज़ों की गणना कर सकते हो। और एक जो गणना हम जो बताना चाहता हूँ यहाँ पर वो होती है AMU। एक AMU, ये क्या है? AMU का पूरा फॉर्म होता है एटॉमिक मास, द्रव्यमान मतलब मास यूनिट। अब क्योंकि एटॉमिक है इसको आणविक माप बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। अब आणविक मतलब किसका? तो इसमें इसे गणना कैसे करते हैं? तो आपने कार्बन का नाम सुना है, कार्बन के प्रतिरूप होते हैं कई सारे, उसमें से जो एक समस्थानिक होता है 6C12। कितना होता है उसका कार्बन समस्थानिक? 6C12। ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दिमाग में अपने बैठाना है बस। अगर ये दिमाग में बैठा लिया तो जो कार्बन का जो समस्थानिक है यानी 6C12। अब समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको क्लियर हो जाएगा बेहतर तरीके से। सिर्फ इतना याद रखिए कि 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 12 इसका परमाणु भार होता है, ये एक प्रकार का समस्थानिक है। तो ये जो कार्बन होता है, इस प्रकार के कार्बन का कार्बन
परमाणु का 1/12वां भाग, ये आपको याद रखना है। ये जो मान है वही कहलाता है AMU। और इसका मान कितना होता है वो भी तो बता दें कि AMU का जो मान है वो 12वां भाग इतना। हम उसको हल थोड़ा करेंगे बैठ के कैलकुलेटर लेके, भाई इतना कार्बन हो गया, हाँ इतना ये द्रव्यमान हो गया, इतना 12 भाग करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम एग्जैक्ट मान डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। वो मान होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का मानक मात्रक है, इसको हम मूल मात्रक बोलते हैं। उसके अलावा हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये द्रव्यमान है। पढ़ाने को अभी इसमें गुरुत्वीय द्रव्यमान की तुलना करा के द्रव्यमान का माप निकालना, जड़त्वीय द्रव्यमान से माप निकालना, इलेक्ट्रॉन का माप निकालना EYM के माध्यम से, कई तरीके हैं। लेकिन चूंकि अभी आप नए 11 में ज्वाइन किए हो, फिजिक्स को बहुत अभी गहराई से नहीं समझते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, उन कॉन्सेप्टों के बारे में, इसलिए वहाँ पर इनका जिक्र करना आपके लिए भी कठिन महसूस होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक परिचय देते हैं और वही आपकी पुस्तक में सिलेबस में भी उपलब्ध है, वही आपको बता रहे हैं। सिलेबस देख के ही पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे फिर अगर पढ़ाएंगे तो फिर पता नहीं टॉपिक से कितना गहराई में चले जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर लगेगा अरे यार ये तो बहुत कुछ पढ़ डाले और देखा तो सिलेबस में कुछ पढ़े नहीं। इसलिए हमको उतना ही पढ़ना है। वो कहावत है ना कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। आप उतना ही ज्ञान लेके यहाँ से जाइए जो पच जाए, और शाम को जब पच के अगली बार क्लास पे आप आएँ तो एकदम अपडेट हो के आए कि वाह सर जी मज़ा आ गया था कल, आज देखते हैं आज नया क्या मिलता है। हमेशा नया सीखने के लिए आइए। अगर एक चीज़ भी आपको नई सीखने को आज मिल जाती है तो वो आपके लिए बहुत कारगर होगी। तो ये आपको हो गया बात द्रव्यमान की। अब आपके सिलेबस में तीसरा आइटम आता है। हमने 7 मूल इकाइयाँ बताई थी, याद होगा, मूल राशियाँ। उन 7 मूल राशियों में से आपको 3 राशियाँ आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से आपने 2 का अध्ययन कर लिया है। पहली थी लंबाई, उसमें आपने उसका मापना सीखा, कैसे कैसे नापते हैं। दूसरा आइटम था द्रव्यमान, वो भी आपने मोटा मोटा समझा कैसे क्या होता है। तीसरा आइटम है वो है समय। द्रव्यमान के भी बहुत सारे परिसर होते हैं। परिसर मतलब रेंज, कि कहाँ से लेके कहाँ तक नाप सकते हैं। तो उसका भी आपके पुस्तक में उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉन से शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, फिर विश्व का कितना होता है। जब पूरे विश्व का द्रव्यमान है 10⁻55, घाते 55 कैसे, उसका कितना रेंज होगा वही आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, 10 में 55 जीरो जोड़ दो एक के आगे। अब उतने बड़ा, इतना पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान है, वो उसकी भी सूची आपके इसमें दे रखी है। अगर आपको समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे डल दिखाई दे रहा है तो आपको कैसे समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, आपको नोट्स से प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें छोटे भी द्रव्यमान के लिए भी, बड़ी भी द्रव्यमान के लिए पूरा रेंज है। ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम मशीन नहीं है, आंकड़े सबके बस की बात नहीं होती पूरे आंकड़े याद रखना, और इनका कभी यूज भी नहीं पड़ता है। आपकी पुस्तक में दे रखा है, वही मैं देख रहा हूँ सिलेबस के हिसाब से, वही मैं आपको बढ़ा रहा हूँ आगे। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि हमारे पास समय कैसे मापते हैं। समय भी जैसे बात करते हैं तो समय के साथ साथ समय मापने की विधियों में परिवर्तन होता गया। शुरुआत में आपने देखा होगा, कि आप नहीं देखे हो कि आप अभी बच्चे हो, हम लोग जब बचपन में थे या हमसे जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने देखा था कि पूरे शहर में एक घड़ी हुआ करती थी, वो भी सूर्य से चलती थी, उसके गति के अनुसार वो बनाते थे और बताते भैया इतना बज गया है, घंटा बजता था, घंटा घर। आपको बता दें हर शहर में एक घंटा घर बना होता है, बड़े शहरों में। वो घंटा घर की रचना तब की है जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, या हुआ भी था तो आम आदमी तक उपलब्ध नहीं थी, तो तब आविष्कार वहाँ हुआ। वहाँ पे एक मानक होता था, वहाँ से वो एक टाइम देखने के बाद वहाँ पे घंटे बजाते थे, और वहाँ के शहरी लोग समझ जाते थे कि भैया इतना घंटा बज रहा है, यानी इतना बज गया। तो वो सारी चीज़ें होती थी समय साथ साथ मापने में, लेकिन वो कुछ मानक रूप से स्वीकार की गई और कुछ इनको अस्वीकार कर दिया गया। होता क्या है कि समय, जैसे शुरुआत देखा गया कि समय मापने के लिए सूर्य का और पृथ्वी की जो बीच की जो गतियाँ हैं उनका प्रयोग किया गया। उन गतियों में देखा गया कि गति परिवर्तन कभी कभी हो जाता है, समय के साथ साथ वो परिवर्तन कर देता है। तो फिर समय के मापने के तरीके बदलते गए। उन तरीक़ों में से जो वर्तमान में जो घड़ी है जो आपकी मिल रही है, वो आप देखते हो, वो अलग तरीके की है। लेकिन जो मानक घड़ी है जिसमें स्थायित्व होता है, वो सीजियम परमाणु की घड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा
सीजियम परमाणु कैसी घड़ी होती है, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि एक कंपन होते रहते हैं इसमें। और इसकी जो पहली घड़ी है सीजियम वाली वो 1964 में बनाई गई थी। और वो जो कंपन होते रहते हैं उन्हीं कंपनों के आधार पर उसकी गणना की जाती है कि हाँ इतने कंपन इतने बार में हो गए, अर्थात तुम्हें इतने का भाग दे दीजिए। वो आपके कैलकुलेशन की चीज़ें नहीं है, वो आप सिर्फ उसको अपने दिमाग में रखिए कि हाँ ऐसे कुछ मात्रक होता है। एक होता है माध्य सौर घड़ी होती है। सौर घड़ी के हिसाब से कैसे निकालते हैं कि हमारे एक दिन में कितना 12 घंटे से आज 12 बजे से लेकर के कल 12 बजे तक में जितना हुआ उसमें 24 दिन का निकालिए, फिर साल भर का निकालिए। समझ रहे हैं ना? जैसे आज 12 से कल 12 तक में कितना हुआ, 24 घंटा हुआ। 24 घंटे गुणे 60 दिन, 60 घंटा एक घंटे में, गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60 सेकंड का गुणे 365 दिन का, फिर उसमें 86,400 का भाग दीजिए। वो पूरा कैलकुलेशन है। पहले होता था आपके सिलेबस में, अब नहीं होता है, तो उसका यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो हम संक्षिप्त में अगर हम बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो सिस्टम है लीप ईयर का, दशक का, बहुत कंसेप्ट हैं समय के, है ना। जैसे होता क्या है कि हम अभी समय के मापने का कौन कौन चीज़ जानते हो। आज अपने सेकंड जाना, आप सेकंड समझ आते हो, घड़ी देखना आता है ना, सेकंड समझ गए। 60 सेकंड हुआ तो मिनट बन गया, 60 मिनट हुआ घंटा बन गया, 24 घंटा हुआ दिन बन गया, 7 दिन हो गए तो हफ्ता बन गया, 15 दिन हो गए तो पखवाड़ा बन गया, 25 को बोलते हैं, 30 दिन हो गया तो महीना बन गया, 12 महीना हो गए तो वर्ष बन गया, 10 वर्ष हो गए तो दशक बन गया, 100 वर्ष हो गए तो शतक बन गया, शताब्दी जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये समय का रेंज बढ़ता जाता है और उसी रेंज के हिसाब से हम गणना करते हैं। समय की गणना करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक, अगर छोटी का ही गणना करनी है बहुत कम समय का, तो हम परमाणु घड़ी का या सीजियम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी बड़ी चीज़ की गणना करनी है, जैसे कोई बड़ी इमारत है, कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, कोई पुरानी विशाल मूर्ति पड़ी है और उसको पता करना है कि ये कितने दिन की पुरानी है, तो क्या उसमें हम घड़ी लेके बैठेंगे? क्या नहीं बैठेंगे। उसका तरीका होता है कार्बन डेटिंग। सिर्फ आप भी नाम से परिचित होइए, विस्तार से जानने की जरूरत नहीं। किसी बड़ी चीज़ को नापने के लिए, समय मापने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, जो बहुत पुराना सारा हो जाता है। और छोटी चीज़ को नापने के लिए आप सीजियम घड़ी के परमाणु का प्रयोग करते हैं। परमाणु घड़ी भी होती है, रेडियो एक्टिव घड़ी भी होती है, सबका अलग अलग उपयोग है। उनके बारे में सिर्फ आपको समझना है, जानना है। आपके जो सामान्य रूप से आपके न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा वो घड़ी या तो घंटा के रूप में प्रयोग होगा या सेकंड के रूप में, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए। बस आपका विस्तार बढ़ता रहे, आपकी जानकारी बढ़ती रहे, इसलिए हमने इन तीनों चीज़ों को शेयर किया। तो आपने देखा कि लंबाई बढ़ाने के लिए कौन कौन चीज़ें प्रयोग होती हैं, कैसे कैसे लंबाई की कितनी रेंज है। इसके बाद देखा कि द्रव्यमान का कितना रेंज है, छोटे से लेकर बड़े तक द्रव्यमान मापना है। अब मान लीजिए आपको कोई बड़ा सा कोई चट्टान रखी है, उसका द्रव्यमान मापना, तो क्या तराजू लेके नापेंगे क्या? नहीं, उसका तरीका अलग होगा, उसकी जो मापदंड निकलेगा वो तरीका अलग तरीके से निकलेगा। ऐसे ही तो होता है। या सोनार के यहाँ जाते हैं, सोना लाना तो क्या आप 1 किलो वाला बाट रख देते हैं क्या? हर चीज़ का एक मानक है, मानक के अनुसार नाप तोल होती है। आप अभी छोटे हो, धीरे धीरे समझोगे, और इतने छोटे भी नहीं कि बिल्कुल समझ ना पाओ। अगर आप चाहोगे, कुछ जानकारी लेना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये आपकी जिज्ञासा पर निर्भर करता है कि आप कितना जानना चाहते हो। बशर्ते हमारा जो काम है थोड़ा सा आपको इस तरह से पढ़ाना है कि आप सिलेबस भी देते जाओ कि हाँ भाई सिलेबस में ये चीज़ है। अब पता चला कि हमने आपको विस्तार हर चीज़ का बताना शुरू कर दिया छोटी सी उम्र में, तो बाकी जो पढ़ाई है फिर वो पीछे हो जाएगी। आपको लगेगा यार सर जी तो पूरा यही पढ़ा गए, पता नहीं कुछ हुए नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप क्लारा क्लासेस में हैं, मेरे साथ हैं या हमारी पूरी टीम के साथ हैं। आपको हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट की गारंटी हमारी होगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी उन्नति करे तो उसको भी साथ लाते रहिए। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद।